नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर बात होती है उन खबरों की जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। देश और आपसे सरोकार रखने वाली खबरों पर हम आपको सीधे जुड़ने का भी मौका देते हैं और इसीलिए सोशल मीडिया एक्स पर हम उन खबरों से जुड़े हुए कुछ सवाल, कुछ प्रश्न आपके लिए रखते हैं, जिनके जवाब, जिनके उत्तर आपको मिलेंगे जनमत के इस मंच पर। तो चलिए सबसे पहले जनमत में खबरों की उस रेल को लेकर आते हैं जो आपको बाखबर करेगी उन खबरों से जो सीधे आपको प्रभावित करती है। तो देखिए, बुर्का पहनो, जनेऊ उतारो। अब ये हुआ कहां पे है? इस देश में ही कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर बुर्का या हिजाब पहनकर एग्जाम देने की परमिशन है, लेकिन अगर कोई सनातनी जनेऊ पहनकर परीक्षा देना चाहता है तो जनेऊ पर प्रतिबंध है। कर्नाटक में सनातन पर यह प्रहार क्या कहता है, क्या है ये पूरी कहानी, आगे विस्तार से जनमत में होगी बात। आगे बढ़ते हैं, बात होगी आक्रांता औरंगजेब, जो इसी देश में कुछ लोगों का हीरो भी है। इस देश का जो सबसे बड़ा खलनायक है, कुछ लोगों की नजर में उसका महिमा मंडन करना दरअसल सेक्युलरिज्म कहलाता है। और यही वजह है कि कुछ खास लोगों ने मिलकर गाजियाबाद के प्लेटफॉर्म का सौंदर्यीकरण करने को सोचा और क्या किया, दीवारों पर बना दिया औरंगजेब का चित्र। लेकिन हिंदू संगठन को यह रास नहीं आया और फिर हिंदू संगठन ने जो किया वो आपको बताएंगे विस्तार से आज के जनमत में। आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से कश्मीर की स्थिति है, क्या ममता बनर्जी का राज्य पश्चिम बंगाल कश्मीर की उसी दौर की याद दिला रहा है? आज कश्मीर बदल चुका है, लेकिन कुछ वैसा ही पश्चिम बंगाल में होने लगा है। क्या पश्चिम बंगाल में टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की? हम आज ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा की आग भड़की, दंगे के दंश ने हिंदुओं को मजबूर कर दिया अपना सब कुछ छोड़ने के लिए, भागने के लिए, हत्याएं हुई हैं। ये दरअसल पहले निशान लगाया गया, हिंदुओं की पहचान की गई और उसके बाद ये सुनियोजित हमला हुआ है। ये सुनियोजित हमला किस तरह से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए नासूर बन चुका है, इस पर पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। और साथ ही साथ ये चेहरा देख लीजिए, ये चेहरा है एक ऐसी हत्यारन का जिसका नाम है जिक्रा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक मासूम लड़के की हत्या हो जाती है और हत्या के पीछे नाम आता है इस लेडी डॉन का। लेकिन ये लेडी डॉन, ये हत्यारन जिक्रा अब पुलिस के कब्जे में है। क्या क्या पोल खोल रही है जिक्रा, उसका खुलासा होगा जनमत में। तो चलिए जनमत के सफर को शुरू करते हैं और खबरों से बाखबर करते हैं आपको, वो खबरें जो करती हैं आपको प्रभावित। तो जनमत की कड़ी में सबसे पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक के बीदर जिले में यह चौंकाने वाली घटना सामने आई है, लेकिन यह घटना न सिर्फ परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि सीधे सीधे धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था पर हमले का संकेत भी दे रही है। एक छात्र जो सीईटी परीक्षा में शामिल हो रहा होता है, उसे शामिल होना होता है, गणित का पेपर होता है, लेकिन उसे गणित का पेपर देने से सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उस छात्र ने अपने तन पर सनातन के सबसे बड़े प्रतीक जनेऊ को धारण कर रखा था। एक ऐसा पवित्र धागा जो हिंदू ब्राह्मण परंपरा में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। लेकिन परीक्षा सेंटर पर ये जो पहचान है, ये जो सनातनी पहचान है, ये कुछ लोगों को नागवार गुजरी। कहा कि अगर पेपर देना है तो जनेऊ उतारो, फिर आगे पेपर देने दिया जाएगा। अब सवाल तो इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए, जो लोग बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंचते हैं, क्या उनसे भी उनका हिजाब उतरवाया जाता है या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदू ब्राह्मण लड़के को जनेऊ उतारकर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया गया? क्या जनेऊ अब सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है? क्या भारत में पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों को भी शक की निगाह से देखा जाएगा?
जिस छात्र को पहले भौतिकी और रसायन विज्ञान की परीक्षा में जनेऊ के साथ प्रवेश की अनुमति दी गई थी, उसे सिर्फ गणित के पेपर से पहले अपमानित किया गया। कहा गया कि यदि वो जनेऊ नहीं उतारेगा तो उसे परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अब ऐसे में एक सवाल उठता है। सवाल यह कि एक ही परीक्षा में अलग अलग मापदंड क्यों हैं? क्या यह केवल एक प्रशासनिक भूल थी या फिर कुछ गहरी मंशा थी इसके पीछे? क्या एक धागा जो शरीर के ऊपरी भाग में पारंपरिक रूप से पहना जाता है, जो हमारी पवित्रता का परिचायक है, परीक्षा में नकल का जरिया बन सकता है? अगर जिन लोगों ने जनेऊ उतारने के लिए कहा उनकी नजर में यह गुनाह है, तो फिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये टोपी और हिजाब और बुर्के में जो लोग परीक्षा देने पहुंचते हैं, क्या उनसे भी उनके ये प्रतीक उतरवाने की हिम्मत है आप में? या ये सिर्फ एक चयनात्मक शक्ति है, एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का तरीका, यानी हिंदुओं को निशाना बनाने का तरीका? इस घटना में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि छात्र ने अपनी धार्मिक आस्था के कारण परीक्षा नहीं दी। इस हिंदू बच्चे ने अपनी पहचान से किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया, जबकि उसके पास पेपर देने की पूरी योग्यता थी। यह वही भारत है जहां धर्म की स्वतंत्रता संविधान में निहित है, और फिर भी एक छात्र को अपनी आस्था और शिक्षा के बीच चुनाव करने पर मजबूर कर दिया गया। क्या यह घटना उस बढ़ती मानसिकता का हिस्सा नहीं है जिसमें बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक आस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे हास्यास्पद ठहराया जा रहा है, या फिर जानबूझकर उन्हें संदेहास्पद बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? उच्च शिक्षा मंत्री ने जांच और कार्रवाई की बात कह दी है, लेकिन क्या इससे उस छात्र की क्षति की भरपाई हो पाएगी जिसने शिक्षा और धर्म के बीच चुनाव किया और अपने आत्मसम्मान को चुना, अपनी पहचान को चुना, अपने धर्म को चुना, अपनी आस्था को चुना? यह एक विचित्र घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं अब संस्थानों में भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं, और इसलिए ये बड़ा सवाल है कि ऐसे लोग जो इस सोच के साथ हिंदू आस्था पर प्रहार करते हैं, उनके खिलाफ हल्ला बोलने की जरूरत है। और हल्ला बोलने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि अगर आज हम चुप बैठ गए तो आने वाले समय में, पहले ही आप देखिए 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, और अब हिंदुस्तान में हिंदू आस्था पर प्रहार करके गजवाए हिंद का सपना पाले हुए लोगों को एक बड़ा आधार मिल जाएगा। और इसीलिए हमने आज इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रश्न आपके सामने रखा था। हमने आपसे पूछा था, वो लेकर आते हैं, हमने आपसे पूछा था कि क्या हिंदू पहचान पर यह सीधा हमला हुआ है? क्या यह हिंदू अस्मिता, अस्तित्व पर हमला है? तो आप में से 95% लोग इस बात से सहमत हैं कि बिल्कुल यह सीधा हमला है हिंदू पहचान पर। हालांकि 5% लोग इससे सहमत नजर नहीं भी आते हैं। हिंदू अस्मिता पर आवाज बुलंद करना जरूरी है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवाज बुलंद करना जरूरी है जो हिंदू आस्था, अस्मिता, हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हों। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जिनके दिल में ही औरंगजेब बसता हो, जिनके लिए ही नायक औरंगजेब हो, उनका इलाज क्या है? इलाज है खूनी अध्यायों को महिमा मंडित किया जाएगा। सवाल पूछते हैं आपसे कि क्या हम भारत के मंदिर तोड़ने वालों को आदर्श बनाएंगे? सवाल पूछते हैं आपसे कि क्या आजादी के अमृत काल में भी हम गुलामी की छाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं? ये सवाल आज हमने आपके सामने इसलिए रखा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने इन सवालों को आपके समक्ष रखे जाने के लिए हमें मजबूर किया। खबर देखिए। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, आप में से बहुत सारे लोग यहां से अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए जाते होंगे। गाजियाबाद की बाउंड्रीज भी आपने रेलवे स्टेशन की देखी होगी। सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर, प्लेटफॉर्म की खूबसूरती बढ़ाने के नाम पर यहां जो किया गया वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की दीवार पर मुगल शासक
मुगल आक्रांता, उस औरंगजेब की तस्वीर बना दी गई जो इस देश का खलनायक है। और जैसे ही ये तस्वीर सामने बनाई गई, उद्देश्य क्या था? खूबसूरत करेंगे। आप क्या अपने देश के प्लेटफॉर्म्स को इन खलनायकों के चित्रों से खूबसूरत बनाया जाएगा? वो जिन्होंने हमारे वीर नायकों का अपमान किया हो, जिसने हमारी अस्मिता, हमारे हिंदुत्व, हमारे गौरव पर प्रहार किया हो, जो हमारे लिए खलनायक हो, आखिर वो किनके लिए नायक है? ये सवाल बड़ा है। और जब ऐसी तस्वीरें सामने आई तो फिर पूरे शहर का हिंदू समाज उबल उठा, आक्रोशित हो गया, गुस्से में आ गया। प्लेटफॉर्म की सुंदरता बढ़ाने के नाम पर इतिहास के सबसे खूंखार, सबसे क्रूर शासक में से एक औरंगजेब की तस्वीर को, उसकी कृति को यहां दीवार पर बनाया गया। लेकिन क्या औरंगजेब की खूनी विरासत को कला के नाम पर स्वीकार किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वजह रही कि जैसे ही इस तस्वीर की खबर फैली, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। भगवा झंडों के साथ जय श्री राम के नारों की गूंज उठी और इस क्रूर शासक, इस खूंखार आक्रांता की तस्वीर पर, इसके चेहरे पर कालिख पोत दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू कार्यकर्ता दीवार के सामने विरोध कर रहे हैं, गुस्से से भरे हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये वही औरंगजेब नहीं है जिसने काशी, मथुरा जैसे सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया था? जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची, हालात को काबू में ले लिया गया, लेकिन तब तक विरोध की लपटें पूरी शहर में फैल चुकी थी। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि ऐसे मुस्लिम आक्रांताओं की तस्वीरें यहां बिल्कुल नहीं चलेंगी। यह देश अब लूटने वालों का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेगा। और सवाल यही है कि कला की आड़ में क्या देशद्रोही मानसिकता को जगह दी जाएगी? क्या देश के लिए मंदिरों की रक्षा करने वाले गुमनाम योद्धा गुमनाम ही रहेंगे और औरंगजेब जैसे आतताई दीवारों पर चमकेंगे? सरकारी तंत्र इस चूक की जवाबदेही लेगा या इसे बस अशुद्धि कहकर आगे बढ़ जाएगा? ये सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, ये समझना होगा। ये पेंटिंग नहीं थी सिर्फ, ये उस मानसिकता की झलक थी जो भारत के इतिहास को फिर से मुगल दरबार में घसीटना चाहती है। इसलिए जागो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आज जाग चुका है और अब हर तस्वीर, हर इमारत, हर नीति पर सवाल करेगा, सवाल पूछेगा कि आखिर देश के खलनायकों का महिमा मंडन कब तक चलेगा। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी आज हमने आपके सामने रखा। बोल लेते हैं आज का। हमने आपसे आज सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान में, भारत की पवित्र धरती पर औरंगजेब जैसे आक्रांता का महिमा मंडन चलेगा? तो देखिए, आप में से 96% लोग यानी 96% लोग इसे बर्दाश्त नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता का महिमा मंडन हो। हालांकि इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, 4% लोग इस बात से सहमत नजर नहीं आते हैं। हालात इस तरह से आगे आते जा रहे हैं कि औरंगजेब को अपना नायक मानने वाले उसी मानसिकता से, उसी सोच से, उसी विचार से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। एक समय था जब कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग होती थी, लेकिन अब वही तस्वीर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में किस तरह से हो रही है हिंदुओं की टारगेट किलिंग, विस्तार से बताएंगे। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाएगा? हम ऐसा आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वही हिंसा जो वक्फ विरोध के नाम पर शुरू हुई, लेकिन वक्फ तो बस बहाना था, हिंदू निशाना था। मुर्शिदाबाद की कहानी हर किसी ने देखी। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जिस तरीके से मारा गया,
जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिस तरीके से उनके घरों और दुकानों को जला दिया गया, जिस तरीके से सड़क पर उतरकर उत्पात मचाया गया, पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया, वो तमाम तस्वीरें बड़े सवाल खड़ा कर रही थी। लेकिन आज एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ जिसके बाद सवाल और ज्यादा बड़ा हो चुका है। सवाल ये कि ये सुनियोजित आतंक नहीं था तो क्या था? क्या यह सिर्फ एक दंगा था या फिर एक मिशन जिसमें हिंदुओं की टारगेट किलिंग की मंशा छिपी हुई थी? हिंदू घरों को चुन चुन कर टारगेट करने की कोई साजिश थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई ये तस्वीरें जो आपके सामने इस वक्त मेरे बगल में चल रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये लाल घेरे में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये स्याही है। स्याही हर उस घर पे जो हिंदुओं का घर हो। हिंसा से पहले हिंदू घरों को बाकायदा चिन्हित किया गया जिहादियों की तरफ से, उस पर काली स्याही से निशान लगाए गए। यानी हमलावरों को पहले से ही पता था कि कौन से घर जलाने हैं, किस पर बम फेंकना है, किस घर पर आक्रमण करना है, हमला करना है और किसे मारना है। क्या अब भी कोई शक है कि यह हिंसा अचानक नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी? इस्लामिक कट्टरपंथियों ने योजना बनाकर बकायदा हिंदुओं के घरों को पहले ही चिन्हित किया और फिर सुनियोजित प्लान के तहत हिंदुओं के घरों पर ही हमला किया। यह सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं था, यह थी एक ऐसी मानसिकता जो अलग धर्म के अस्तित्व से, जो हिंदू धर्म से नफरत करती है। कैमरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हिंदुओं के घरों पर काली स्याही से निशान लगे हैं। उन्हीं घरों को जलाया गया, बम से उड़ाया गया जो हिंदुओं का था। प्रशासन अब भी सो रहा है, तब भी सो रहा था और आज भी सो रहा है। क्या स्थानीय खुफिया तंत्र फेल हो गया या फिर जानबूझकर अपनी आंखें मूंद ली? सवाल उठता है कि क्या बंगाल कट्टरपंथियों की प्रयोगशाला बन चुका है? क्या वहां रहने वाले हिंदू सुरक्षित नहीं हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? मोहतरमा ममता बनर्जी नसीहत दे रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई मिलकर रहिए, ऐसी परिस्थिति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जिन दंगाइयों ने, जिन आतंकियों ने, जिन जिहादियों ने हिंदुओं के घरों को पहले से ही चिन्हित करके ये मंशा बना रखी हो कि हमला हिंदुओं पर करना है, तो क्या ममता बनर्जी उनके लिए भी यही नसीहत है, यही रिक्वेस्ट है या फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? अब भी देश अगर नहीं जागा तो कल से ये आग किसी और राज्य में फैल सकती है। ये वक्त है आंख खोलने का, नहीं तो इतिहास फिर दोहराया जाएगा, लेकिन तब हम सिर्फ तमाशबीन होंगे। वही इस हिंसा और कट्टरपंथियों का इतना खौफ है कि मुर्शिदाबाद में मारे गए हिंदू पिता पुत्र के अंतिम संस्कार में धार्मिक कर्मकांड में नाई और पुरोहित तक शामिल नहीं हुए। कल्पना से परे है ये। हमारे यहां अंतिम संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है। कहते हैं कि आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती जब तक वो संस्कार पूर्ण ना हो। लेकिन यहां तो धार्मिक कर्मकांड के लिए भी नाई और पुरोहित हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो इस पिता पुत्र की अंतिम संस्कार का हिस्सा बने, क्योंकि अगर वो हिस्सा बनते तो शायद ये जिहादी उनकी भी हत्या कर देते। इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा के चलते उन्होंने कोई न कोई कारण बताकर मृतक चंदन दास और हरगोविंद दास का क्रियाकर्म करवाने से इनकार कर दिया। ये कैसी परिस्थिति है? बंगाल क्या सिर्फ और सिर्फ जिहादियों का अड्डा बन गया है? वो बंगाल जो संस्कृति की भूमि हो, वहीं पर अगर संस्कृति कुचली जा रही हो तो फिर बंगाल का आगे क्या होगा? सोचने की जरूरत है। संपूर्ण खबर इस रिपोर्ट में।
पश्चिम बंगाल की निर्ममता सरकार में आज हिंदू खून के आंसू रो रहे हैं, जिनके साथ सिसक रहा है इस्लामी हिंसा की भेंट चढ़ा वो दास परिवार, जिनके मृतक पिता हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के श्राद्ध कर्म के लिए न तो कोई नाई आया और न ही कोई पुरोहित, जिसका कारण रही वो इस्लामी कट्टरपंथी भीड़, जिनके डर से नाइयों और ब्राह्मणों ने मृतक पिता पुत्र के श्राद्ध कर्म से इनकार कर दिया। दास परिवार के संबंधी चित्रदीप दास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बुधवार 16 अप्रैल 2025 को दोनों का अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध कर्म किया जाना था। इसके लिए हम क्षेत्र के पुरोहितों के पास गए, लेकिन पुरोहितों ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी भी पचड़े में फंसने के डर से श्राद्ध कर्म का निमंत्रण ठुकरा दिया। मृतक हरगोविंद दास के भतीजे बापोन दास ने बताया कि श्राद्ध कर्म के लिए ब्राह्मणों के अलावा नाइयों ने भी आने से मना कर दिया। हम अपने इलाके के 2 नाइयों के पास गए, लेकिन उन्होंने जरूरी सामान न होने की बात कहकर टाल दिया। उनके इस बहाने के पीछे भी इस्लामी कट्टरपंथियों का खौफ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा मारे गए हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास अपनी पूरी जिंदगी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते रहे, लेकिन आज ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस पिता पुत्र का जीवन धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित रहा, उनका श्राद्ध कर्म धार्मिक रूप से संपन्न नहीं हो सका। आज दास परिवार खून के आंसू रो रहा है। जो परिवार आज पश्चिम बंगाल में हिंदू होने की सजा भुगत रहा है, जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उस जमीन पर जन्मे जहां इस्लामी कट्टरपंथ अब कानून से भी ऊपर खड़ा है। चंदन दास की विधवा पत्नी और मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस परिवार के परिजन डर के मारे अपने ही देश में मारे मारे फिर रहे हैं, जिन्होंने न्याय की उम्मीद में ममता बनर्जी के लाखों के मुआवजे को भी ठुकरा दिया, वहीं दूसरी ओर दास परिवार की इस बेबसी पर ममता सरकार अपनी आंखें मूंदी बैठी है, जिन्होंने आज अपने राज्य का ऐसा हाल बना दिया है कि बंगाल में कट्टरपंथियों के डर से हिंदू अपने मृतकों का तर्पण भी नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो सवाल यही, क्या हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है बंगाल? और पोल ये है, सवाल ये है कि क्या बंगाल कट्टरपंथियों की प्रयोगशाला बन चुका है? तो देखिए, आप में से 90% लोग इससे सहमत नजर आते हैं, हालांकि 10% लोग इससे असहमत भी हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखने के बाद ये समझने की जरूरत है कि 90 का आंकड़ा 99 तक पहुंचे। ये उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि बंगाल में हिंदुओं असुरक्षित है। और आइए इसी के जनमत में बात अब मध्य प्रदेश के रीवा की। रीवा जिले में बीड़ी के पैकेट पर भारत के महापुरुषों की तस्वीरें छापे जाने का मामला सामने आया है, जिस पर भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता बाबा बवंडर ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। बाबा बवंडर ने कहा कि मादक पदार्थों की पैकिंग पर राष्ट्र निर्माताओं और संतों के चित्रों का इस्तेमाल देश की संस्कृति और भावना का अपमान है। बाबा ने आरोप लगाया कि इस बीड़ी का निर्माण एक जिहादी तत्व द्वारा किया जा रहा है, जो बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से समाज में सांस्कृतिक विद्वेष फैला रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह से करने की कोशिश की गई, लेकिन मंत्री साहब ने तो इस गंभीर विषय को नजरअंदाज ही कर दिया। अब बाबा बवंडर ने खाद्य मंत्री पर जिहादी तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत कार्रवाई करते हुए बीड़ी निर्माता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी जाए जो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हो। यह मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है। सामाजिक संगठनों में रोष फैल रहा है और सीधे तौर पर इस बीड़ी कंपनी के मालिक, जिसकी जिहादी सोच और हमारे वीर पुरुषों के अपमान की जो मंशा उसके अंदर छिपी हुई है, उसको उजागर करती हुई बीड़ी के पैकेट की तस्वीरें सामने रखी गई, तो ऐसे जिहादी सोच वाले कंपनी के मालिक के खिलाफ सीधे तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यही मांग हर एक सनातनी कर रहा है। अब बात
सनातनियों की मांग की हो रही है, तो देश की राष्ट्रीय राजधानी की अब बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही सोच वाले हावी होते जा रहे हैं। मिनी पाकिस्तान कितने हैं, इसके बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। किस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में हिंदुओं के लिए, पुलिस के लिए नो गो एरियाज बन गए हैं, यह भी हम आपको बता चुके हैं। किस तरह से राजधानी में घुसपैठियों ने, जिहादियों ने राजधानी को जंगल राज में बदल दिया है, आज ये कहना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी ही एक खबर सामने आई। सवाल पूछना अब जरूरी हो गया है क्योंकि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके से लगातार एक ही पैटर्न सामने आ रहा है। हिंदू युवक मारे जाते हैं, सड़क पर कुछ मोमबत्तियां जलती नजर आती हैं, कुछ नारे लगते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश शुरू हो जाती है। यानी सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद एक और हत्या हो जाती है, हिंदू हत्या। फिर ऐसी ही तस्वीरें आती हैं और फिर मौन धारण हो जाता है। कमोवेश ऐसी परिस्थिति राष्ट्रीय राजधानी में निरंतर सतत बनी हुई है। आज का मामला सीलमपुर से आया, जहां 17 साल के कुणाल की निर्मम हत्या कर दी गई। एक हिंदू किशोर जिसे चाकुओं से गोद कर तालिबानी अंदाज में मार दिया गया। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि नाम सामने आ रहा है जिहादन लेडी डॉन जिक्रा का, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन यह जिहादन पुलिस की गिरफ्त में जाना ऐसा समझती है जैसे इसने अपना कोई मकसद पूरा कर लिया हो। इसके संबंध कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा से भी बताए जा रहे हैं। मृतक के पिता का कहना है कि जिक्रा ने पहले कुणाल को धमकी दी थी, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसका कोई रोल नहीं मिला। क्या पुलिस अब बयान देने का साधन बन गई है या फिर सचमुच नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पुलिस की पकड़ खत्म हो चुकी है? जिक्रा एक नाम जो सोशल मीडिया पर अपनी दबंगई दिखाती है, जिसे इलाके में गैंग लीडर की तरह देखा जाता है, जिसे लेडी डॉन बोला जाता है, उससे पूछताछ कर पुलिस उसे छोड़ देती है। क्या इसलिए ही हिंदू युवक की हत्या इन इलाकों में अब आम बात बन गई है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अब राजधानी का हिस्सा नहीं, छोटा बंगाल बन चुका है। वहां हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। जहां जहां हिंदू घटता है, वहां वहां उसकी जान भी सस्ती हो जाती है। ये वही दिल्ली है जहां से संसद चलती है। लेकिन क्या इसी दिल्ली में हिंदुओं के खून का कोई मोल नहीं रह गया है? बीजेपी अगर बंगाल में हिंदू उत्पीड़न पर बोलती है तो फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर चुप क्यों है? कब तक आखिर हिंदू वोट बैंक ही बना रहेगा और उसकी सुरक्षा को अनदेखा किया जाता रहेगा? वक्त आ गया है कि कोई जवाबदेही तय की जाए। वक्त आ गया है कि सड़कों पर उतरकर ऐसे जिहादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जाए। वक्त आ गया है सिस्टम को हिला देने का, वरना अगला कुणाल कौन होगा ये गिनना बंद कर दीजिए, क्योंकि गिनती अब रोजाना की हो चुकी है। और हो सकता है कि अगले 10 दिन में फिर कोई कुणाल इन जिहादियों के षड्यंत्र की चपेट में आए और अपने परिवार से दूर हो जाए और सड़क पर उसकी जिंदगी चाकुओं से गोदकर छीन ली जाए। इसलिए जरूरत है आवाज बुलंद करने की, जरूरत है राष्ट्रीय राजधानी को ऐसे जिहादी तत्वों से मुक्त करने की। कार्रवाई की बात हो रही है तो अगली खबर भी एक कार्रवाई से ही जुड़ी हुई है। बेगुनाह बच्चे को मार दिया, मासूम बच्चे को। मैं तो 3 महीने का मरीज हूँ और अर्बन अस्पताल से मेरा इलाज चल रहा है। ऑपरेशन हुआ हर्निया का। मेरी माँ पैरालाइसिस बीमार है, जीटीबी से छुट्टी करा के लाया लड़का।
दूध लेने गया शाम को चौक पे, बस चौक पे ऐसा आतंक मचा रखा है कि इसको बस घेर के ले गए, मंदिर के पीछे चाकू मार दिए, बड़ा बेरहमी से मारे मैडम, 8-10 चाकू मारे इसको, इन द स्पॉट खत्म हो गया लड़का। आश्वासन दे रहे हैं आपके सामने मैडम, देखो अपने तो इन पे भरोसा है, कानून पर भरोसा करना तो पड़ेगा ही मैडम, इनके अलावा कोई है नहीं हमारा, हम तो लड़ नहीं सकते, यही है। हाँ 4-5 मर्डर हो गए 2012 से लेके और अब तक, ये 5वां 6वां मर्डर है, आप चाहे इंक्वायरी कर सकते हो। और एक विशेष समुदाय के यही लड़के हैं जो टारगेट बना रहे हैं इनको। बॉडी अभी नहीं मिली मैडम। हाँ जीटीबी में है, हॉस्पिटल में। अभी डॉक्टर ही बताएंगे मैडम, हम तो खून पे लथपथ था वो पूरा, कुछ उठाया तो हाथों में भी खून सन गया, कपड़ों में भी खून सन गया, देखो ना, सांसें पता बस बिल्कुल डिमेज था वो तो। मैंने देखा उसको लगभग गहरे गहरे चाकू, हाँ मैंने जब उसके कपड़े उतारे तो मैंने वो यहीं से दम तोड़ गया था लड़का, डॉक्टर बोला है लाया है ये खत्म हो। बेबसी सुनी आपने इनकी, क्या करें, कानून पर भरोसा ही कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी कानून और कानून के रखवालों की है कि इनके भरोसे को भरोसा बना कर दिखाएं, इन्हें विश्वास दिलाएं कि अगली बार कोई कुड़ाल यूं ही सड़कों पर मरा हुआ नहीं पाया जाएगा, यूं ही जिहादियों का शिकार नहीं होगा और राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह से जिहादी मुक्त होगी। कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी कार्रवाई भी हुई है और वो कार्रवाई राहत भरी खबर भी अपने आप को बना देती है, इसलिए क्योंकि आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाला और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा मोस्ट वांटेड आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया आखिरकार अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। एफबीआई ने उसे कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से धर दबोचा। जानकारी ये कह रही है कि अब उसे जल्द ही भारत लाया जा सकता है, जहां उसकी करतूतों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। हरप्रीत सिंह वही आतंकी है जिसने पंजाब में 14 से ज्यादा बम धमाकों और ग्रेनेड हमलों को अंजाम दिया, वो भी आईएसआई और बब्बर खालसा के इशारों पर। अमृतसर, बटाला और गुरदासपुर जैसे शहरों में पुलिस चौकियों को अपना निशाना बनाया। इतना ही नहीं, एक रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसर को भी इस आतंकी ने अपना निशाना बनाया, जिससे देश के वीर सैनिकों को खुली चुनौती भी दी है। एनआईए ने इस पर 5 लाख का इनाम रखा था और पंजाब पुलिस पहले ही उसे भारत लाने के लिए अमेरिकी एजेंसियों को पत्र भेज चुकी थी। उसकी गिरफ्तारी पर डीजीपी गौरव यादव ने भी खुशी जताई है और इसे आईएसआई समर्थित आतंकियों पर बड़ी जीत बताया है। हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी दरअसल उन सारे देश विरोधी ताकतों को सीधी चेतावनी है जो सीमा पार से पंजाब को फिर से अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। Today marks a major milestone in the success of war against terror with the announcement of detention of Happy Pasia by the United States authorities. एक लंबे ऑपरेशन तो बाद जिस ਦੇ ਵਿੱਚ state of Punjab, central government agencies and the United States authorities cooperated with each other and exchanged information that this person wanted for numerous terrorist crimes in India has been detained in the United States. इसने अपना ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੂਐਸ ਬੇਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਰਮਨ ਕਾਲੋਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਰਰ ਐਕਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਿੰਗ ਟੈਰਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਈਲ ਬੇਸਡ ਇਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊल्स इसने रेज ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ सारे। और अब हम जनमत के अंतिम चरण में आ चुके हैं और आपके लिए एक गुड न्यूज इंतजार कर रही है। नई दिल्ली में बड़ी खबर सामने उस वक्त आई जब भारत की प्राचीन धरोहरों को वैश्विक मंच पर एक ऐतिहासिक
पहचान मिली है। दरअसल यूनेस्को ने भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। यह कदम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण और सम्मान दिलाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को भारत के लिए गर्व का क्षण कहा है। उन्होंने कहा कि ये मान्यता हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेजी धरोहरों को संरक्षित रखने की एक पहल है। गीता और नाट्य शास्त्र को इस सूची में शामिल किए जाने से न केवल इन ग्रंथों की ऐतिहासिक महत्ता को मान्यता मिली है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित रखने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहे, हमारा देश यूं ही चमकता रहे, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को अपनी पहचान वापस दिलाते रहें और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को बल देते रहें। इसी उम्मीद के साथ जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।